हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लें, फिर ये वीडियो आप देखें। लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो है हम लोग बात किए हुए थे बेसिक बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। कि जो बेसिक बायोलॉजी होता है उसमें हम लोग कुछ कोशिका के बारे में पढ़े हुए थे। उसके अलावा हम लोग जो है रक्त के बारे में पढ़े हुए थे। अब आज से जो है चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी का वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है जीवों में जनन। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। हालांकि 12th जितना भी चैप्टर है सभी आसान चैप्टर है, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। मतलब कुछ चैप्टर हैं जो बड़े हैं, जैसे कि जो पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी थोड़ा बड़ा है। चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है 5 और 6 वो भी थोड़ा बड़ा है। लेकिन ये जो चैप्टर है अपेक्षाकृत छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात तो ये कि जनन क्या होता है। चलो अपने चैप्टर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम है आपको जीवों में जनन, जिसको भी बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना मतलब बहुत कम रहती है। मतलब 2 से 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी छोटा चैप्टर है। और अगर 5 नंबर भी आ जाता है सवाल, या 2 नंबर का भी सवाल आ जाता है तो अच्छी बात है। मतलब एक तरफ जहाँ आपको बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ना है उसमें से 5 नंबर 10 नंबर का सवाल आएगा, और एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसमें से आपको 2 से 5 नंबर का सवाल आ जाएगा। तो जीवों में जनन, सबसे पहली बात है कि जनन किसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जनन शब्द से आप पहले से परिचित हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उस जैविक प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब बात यह होता है कि आखिर जनन का महत्व क्या है। आखिर जनन क्या होता है, क्यों होता है, क्या महत्व है इसका। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है जो बिना मतलब का हो। तो जनन का भी कोई ना कोई मतलब होता होगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है, क्या महत्व है इसका। इसका महत्व यह है कि हर एक जीव का एक जीवन अवधि होता है, एक जीवन काल होता है। उस समय के बाद जो है जीवन मर जाता है, मतलब वो जीव मर जाता है। जैसे कि अच्छा, और किसी भी जीव के जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं जीवन अवधि। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीवन अवधि, या अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच का समय है उसको क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में मर गया, मतलब बीच में ही मर गया, तो वो जो है जीवन अवधि नहीं हुआ। जीवन मतलब जो जन्म हुआ तब से लेकर जो उसका प्राकृतिक मृत्यु हुआ उसके जो बीच का समय है उसी को क्या कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। अब जीवन अवधि जो है अलग अलग जीव का अलग अलग होता है। जैसे पता होगा इंसान का लगभग 100 साल मान सकते हैं, हालांकि 100 साल रह नहीं गया है, अब 60-70 साल भी जी जाए तो मतलब काफी है। हर 70 साल लोग जी ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम 100 साल मान सकते हैं। वैसे ही देखा जाएगा तो जीवाणु जो होता है कुछ घंटे तक जीता है, ठीक है। अगर हम कुछ खास खास चीजों को देखें, जैसे कि मान लो बात करें गाय का, तो गाय का जो है लगभग 25 वर्ष होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मान लो सबसे अधिक कौन जीता है पशु में, मतलब जंतु सबसे अधिक कौन जीता है, तो जंतु में सबसे अधिक जीता है कछुआ, ठीक है। कछुआ का जो जीवन अवधि है ये तो मान सकते हैं 150 से 300 साल का होता है। ईयर्स लिखे हैं 150 से 300 ईयर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो गाय हो गया, कछुआ हो गया, सबसे अधिक जीने वाला कौवा, क्रो, कौवा जो है ये जीता है 15 साल, ठीक है। कौवा जीता है कितने साल, कौवा जीता है 15 साल। अगर हम बात करें तोता का, तो तोता भी पक्षी में सबसे अधिक जीने वाला है। सबसे अधिक जीने वाला कोई अगर पक्षी है तो वो कौन है, तोता। और तोता का जो जीवन काल होता है ये मान सकते हैं 140 साल का लगभग होता है, ठीक है। फिर अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में मान लो हम बात करें अगर बरगद के पेड़ का, तो बरगद का जो पेड़ होता है इसका जीवन काल 200 से 400 साल का होता है। जो बरगद का पेड़ होता है उसका जीवन काल होता है कितने दिनों का, 200 से 400 साल का होता है। अगर हम मान लो बात करें पीपल के पेड़ का, तो पीपल के पेड़ का जो जीवन काल होता है ये आपको 2000 से 3000 साल का होता है। जो पीपल का पेड़ होता है उसका जीवन काल 2000 से 3000 साल का होता है। उसके बाद मान लो हम बात करते हैं अगर सकुआ का,
ठीक है, सकुआ, या उसी को रेड वुड ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि उसका लकड़ी जो होता है वो लाल होता है, इसलिए उसको रेड वुड ट्री या इसको हम सकुआ भी बोल सकते हैं। तो इसका जो जीवन काल होता है ये आपको होता है 3000 से 4000 साल का होता है। और हम पूछे कि सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो अधिकांश किताबों में ये अब तक अगर आप पढ़े भी होंगे तो आपको दिखा होगा सबसे अधिक सकुआ जीता है 3000 से 4000 साल। लेकिन इससे भी अधिक जीने वाला पौधा है, उसका नाम है लहरिया ट्राइडेंटाटा। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन देखिए, लहरिया LARREA, लहरिया ट्राइडेंटाटा, ये जीता है 11330 साल। बहुत पूछता है कि सर ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में नहीं पाया जाता है, जनरली जो कैलिफोर्निया है दक्षिण अमेरिका में वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको मिलेगी कछुआ का याद रहना चाहिए 150 से 300 साल। ठीक है, तोता का याद रहना चाहिए, सबसे अधिक पशु में जीने वाला कोई है तो कछुआ है, मतलब जंतु में। पक्षी में सबसे अधिक जीने वाला है तो तोता है। पेड़ पौधों में सबसे अधिक कोई अगर जीने वाला है तो आप कह सकते हैं लहरिया ट्राइडेंटाटा है, लेकिन अधिकांश किताबों में रेड वुड ट्री या पीपल के बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखो, कौवा और तोता दोनों का साइज लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों के जीवन काल में देखो तो काफी अंतर है। जो कौवा का जीवन काल है 15 सालों का ही होता है, जबकि जो तोता का जीवन काल है 140 साल का होता है, काफी अंतर है। इसका मतलब ये है, ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लो, जो आम का पेड़ होता है, आम का पेड़, उसका जीवन काल 25 से 30 साल का होता है। ठीक है, और जो बरगद का पेड़ होता है इसका जीवन काल 200-400 साल का होता है, और जो पीपल का पेड़ होता है इसका साइज, इसका जीवन काल 2000 से 3000 साल का होता है। लेकिन इनके अगर हम साइज में देखें तो बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इनके जीवन काल में काफी अंतर है। तो यहाँ से एक बात निकल के सामने आता है, किसी भी जीव का जीवन काल का उसके साइज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जिसका साइज छोटा उसका जीवन काल ज्यादा, या जिसका साइज बड़ा उसका जीवन काल ज्यादा, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कछुआ और ये किसी को कौवा और तोता दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन दोनों का जीवन काल में काफी अंतर है। वैसे ही आम और पीपल या बरगद, इनका साइज लगभग सेम होता है, लेकिन जीवन काल में काफी अंतर है। मतलब ये है कि जीवन काल का साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या देखें कि जनन क्या है, तो जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जनन। ठीक है, जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जीवन अवधि के बारे में, कि हर एक जीव का एक जीवन अवधि है, उस समय बाद वो मर जाता है। ठीक है, तो धरती छोड़ देता है, उसकी मतलब क्या प्राण निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा ही हो जाए कि हर एक जीव का प्राण निकल जाए तो क्या इस धरती पर जीवन का अस्तित्व बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो इस धरती पर जीवन का अस्तित्व बना रहे, उसी के लिए जनन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक जीव का देखो जीवन अवधि है। अगर केवल हम कुछ जीवाणु को छोड़ दें, जो जीवाणु द्विखंडन से विभाजित होते हैं, द्विविखंडन करते हैं, मतलब 1 से 2 जीवाणु, 2 से 4 जीवाणु ऐसे होते जाते हैं, तो कोई मर नहीं रहे हैं, हमेशा 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, तो मर कहाँ रहे हैं? तो वहीं एक अमर कहलाते हैं। उनके अलावा धरती पर जो भी है वो सब में से कोई भी अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना है। यही शाश्वत सत्य है कि सबको एक न एक दिन क्या होना है, इस धरती को छोड़ के जाना है। सिवाय वैसे जीवाणु जो द्विखंडन करते हैं, मतलब जो 1 से 2, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, 1 से 2, 2 से 4 में जो बट रहे हैं वो अमर हैं, वो कभी मर नहीं रहे हैं। बशर्ते कि उसको कोई दूसरा जीव खा ले या फिर किसी तरह से पर्यावरणीय कारक से मर जाएं, वो अलग चीज है, लेकिन खुद से उनका कभी जीवन अवधि पूरा नहीं हो रहा, वो मर नहीं रहे। लेकिन उनके अलावा जितना भी जीव है वो सभी एक न एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस जीवन अगर सभी मर जाएगा तो धरती पर जीवन का अस्तित्व कैसे बचेगा? तो वही बात है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अभी हम 2 बात जाने। पहला बात ये कि जनन क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसको जनन कहते हैं। दूसरा हम लोग देखें कि जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है। फिर देखें कि जीवन अवधि क्या है, तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच का समय होता है उसी को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो जनन होता है ये 2 प्रकार का होता है। इस बात आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, मुझे पता है, लेकिन चूंकि यहाँ भी पढ़ना है तो थोड़ा सा हम रिविजन करवा देते हैं आपको। जनन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन
अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो अलैंगिक जनन है और जो लैंगिक जनन है, इसमें क्या अंतर है? तो देखो, जो अलैंगिक जनन है इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, मतलब वैसे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, जैसे मान लो कि गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे में से टहनी को तोड़ देंगे और हम लगाएंगे इसको मिट्टी में, तो नया पौधा बन जाएगा, मतलब एक ही जनक से काम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? जनन की उस प्रक्रिया को बोलेंगे अलैंगिक जनन। और जनन की जिस प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उनको कहते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें कितना पेरेंट भाग लेता है? केवल एक जीव भाग लेता है। और इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें दो जीव भाग लेता है। इसमें कितना जीव भाग लेता है? इसमें जो है दो जीव भाग लेता है। दूसरा बात, जो भी लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक का निर्माण होता है और संलयन होता है। और युग्मक क्या होता है? ये लिख रहे हैं युग्मक, या अंग्रेजी में बोलते हैं गैमिट, ठीक है। तो गैमिट या युग्मक क्या है? तो वैसी कोशिकाएं जो जनन में हिस्सा लेती हैं उनको युग्मक या गैमिट कहा जाता है। वैसी कोशिकाएं जो जनन में हिस्सा लेती हैं, कौन? शुक्राणु और अंडाणु जनन में हिस्सा लेता है तो उसको क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, गैमिट कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़े थे कि युग्मक कैसा होता है? अगुणित कोशिका, मतलब इसमें क्रोमोसोम केवल एक सेट होता है। ये हम लोग पिछले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखे हुए थे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बेसिक आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक कौन होता है? एक होता है अलैंगिक जनन और एक कौन होता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं। उसके बाद इसमें जो लैंगिक जनन है इसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण एवं संलयन होता है। इसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण एवं संलयन होता है, मतलब कि नर युग्मक, शुक्राणु, मादा युग्मक, अंडाणु बनता भी है और आपस में संलयित भी होता है, जिसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जाइगोट, फिर जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा बनता है। तो वो सब प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, जबकि इसमें युग्मक का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है, ठीक है। तो पहले क्या देखिए कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो जीव भाग लेता है। इसमें युग्मक का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का, मतलब शुक्राणु अंडाणु का निर्माण भी होता है और साथ में उसका संलयन भी होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अलैंगिक जनन है उसमें जो जीव उत्पन्न होता है, जो संतति उत्पन्न होता है, संतति मतलब संतान, जो संतान उत्पन्न होता है अलैंगिक जनन में वो हूबहू पूरी तरह से अपने जनक के समान दिखता है, मतलब जिससे वो उत्पन्न हुआ है टोटली उसी की तरह दिखता है, बिल्कुल भी उसमें अंतर नहीं होता है, विभिन्नता नहीं होती है, और उसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो पूरी तरह से, मतलब कि बाहरी जो रूपरेखा है ना, और जो अंदर की उनकी स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, वो सभी पूरी तरह से जनक के समान होती हैं, और उनको क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं उनको? क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्लोन। जबकि जो लैंगिक जनन है इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से विभिन्नता दर्शाते हैं, ठीक है। देखो इंसान में, देखो इंसान में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें जो भी जीव उत्पन्न होता है, क्या कोई भी पूरी तरह से अपने माता पिता की तरह दिखता है? नहीं दिखता है, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं,
ठीक है, जो कि उसको उसके माता पिता से अलग दिखाती हैं, है ना। तो लैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता से क्या दर्शाते हैं, विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता दर्शाते हैं। और ये क्या होते हैं, पूरी तरह से सेम होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन, ठीक है। फिर देख लो, अलैंगिक जनन इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, लैंगिक जनन इसमें दो जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। लैंगिक जनन इसमें युग्मक मतलब कि शुक्राणु अंडाणु का निर्माण भी होता है और संलयन भी होता है। अलैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होता है वो पूरी तरह से जनक के समान दिखता है और आपस में भी सेम, और जब जनक के समान होगा तो आपस में तो सेम दिखेगा, है ना। जनक के समान है तो जितना भी उत्पन्न होगा जनक से सब जनक के समान है, सब आपस में भी सेम है, तो उसको उनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जबकि जो भी लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होंगे अपने माता पिता से विभिन्नता दर्शाएंगे ही, आपस में भी विभिन्नता, मतलब मान लो भाई बहन है तो क्या वो सेम दिखते हैं, नहीं, कुछ हद तक मान लो समानता होता भी है। या फिर इसका अपवाद बोल जुड़वा बच्चा तो होता है, तो देखो जुड़वा बच्चा अपवाद है, ठीक है। जुड़वा बच्चा कैसे होता है, अब जुड़वा बच्चा का हम बात करें तो अभी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जुड़वा बच्चों को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विंस, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और एक को बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। मतलब एक में क्या होता है कि मतलब देखे हो कभी भी कि जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं और दोनों कंप्लीटली एक जैसा ही दिखते हैं, तो वो क्या था कि एक ही जो युग्मनस था उसी के टूटने से, मतलब जो नर एक मदर में मिला था और जो जाइगोट बना था उसी के टूटने से दो बच्चे बन गए, इसलिए आपस में सेम है, एकदम पूरी तरह से सेम दिखेंगे, उनको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आज कुछ बच्चे होते हैं जो जुड़वा तो होते हैं लेकिन एक जैसा दिखते नहीं है, तो उनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो खैर वो सब इससे अलग है, वो इसका अपवाद कह सकते। तो सामान्यतः जो भी जीव लैंगिक जनन से उत्पन्न होगा वो अपने पेरेंट से और आपस में विभिन्नता दर्शाएगा, ठीक है, वो इसका लक्षण है। तो जिनमें से अच्छा कौन है, दोनों में से कौन अच्छा है, तो ज्यादा अच्छा जो है वो है लैंगिक जनन। क्यों, क्योंकि इसमें विभिन्नता होता है, तो उससे जीवों में नए नए लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे कि जीव अलग अलग लक्षण उसमें होगा तो अपने पर्यावरण में रहने के लिए अधिक काबिल हो पाएगा, ठीक है। फिर समझने के बाद पूछा जाए कि अलैंगिक जनन में से कौन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं उससे विभिन्नताएं होती हैं, बहुत सारे नए लक्षण होते हैं जो कि उसके जो पूर्वज थे उससे तो उसको थोड़ा एडवांस बनाता है। बहुत सारे ऐसे चीज जो उसके पूर्वज में नहीं थे वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो कि उसको ज्यादा एडवांस बनाता है। देखो आज इंसान जो है वो किससे बना है, बंदर से होते होते बना है, लैंगिक जनन करते करते, और इंसान कितने अच्छे लक्षण आते गए हैं। तो ये सब हुआ है किसके परिणाम स्वरूप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप। अगर शुरू से ही केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो क्या इंसान दिख रहा होता, नहीं, बंदर ही चलते आया होता, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसी की तरह दिखता एकदम सेम। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमेशा जो है हमेशा नए नए लक्षण वाले जो संगति है वो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास बात वैसे है नहीं, बस इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लेकिन याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो है बोर्ड में पूछा हुआ था ये कि लैंगिक अलैंगिक में क्या अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखे जो है कि जनन कितने प्रकार का होता है और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का हो सकता है। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन वो कितने प्रकार का होता है, तो ये तो बेसिकली मतलब 10-12 प्रकार हो सकता है, लेकिन जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और जो जरूरी चीज़ है वो बता रहे हैं। तो एक इसमें होता है आपको विखंडन, एक होता है विखंडन जिसको कि बोलते हैं फीजन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं मुकुलन, दूसरे को बोलते हैं मुकुलन, जिसको कि बोलते हैं बर्डिंग। तीसरा हो सकता है आपको, तीसरा हो सकता है खंडन, जिसको कि बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। चौथा हो सकता है बीजाणु निर्माण, ठीक है, बीजाणु निर्माण, जिसको कि बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कितना होगा ये? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और हो सकता है ये हम लोग इसी स्लाइड में देख लेंगे, फिर हम लोग बोर्ड से ऑफ करके फिर 5th और 6th देखेंगे। तो 5th जो है ये आपको हो सकता है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन जो कि बोलते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। और 6ठा होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं, दिखाई दे रहा है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, देखो तो अलैंगिक जनन जो है मुख्यतः 6 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, उत्तक संवर्धन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, विखंडन मतलब फीजन, मुकुलन मतलब बडिंग, खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम लोग जो है सबको देखते हैं, देखते हैं विखंडन। विखंडन क्या होता है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बंट जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन, जिसमें कोई कोशिका है विभाजन करके एक कोशिकीय जीवों में ऐसा होता है। ये सब क्या है? जनन की प्रक्रिया है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही जीव से बच्चा पैदा हो जाएगा, संतति उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला देखें विखंडन। विखंडन क्या है? इसमें एक ही जीव जो एक कोशिकीय है विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं द्विखंडन, ठीक है, और एक को बोलते हैं बहुखंडन। एक को बोलते हैं द्विखंडन, एक को बोलते हैं बहुखंडन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फिजन और इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसको विखंडन कहा जाता है। फिर सुन लो, अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई कोशिका विभाजित होकर 2 या कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं का या बोल सकते हैं संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का है, द्विखंडन, बहुखंडन। अगर कोई जीव, अगर कोई कोशिका विखंडित होकर, विभाजित होकर 2 ही कोशिका बना रहा है तो उसको बोलते हैं द्विखंडन। देखो नाम से स्पष्ट है, द्विखंडन, इसमें कि 2 ही खंड हो, 2 ही भाग में बटे। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में बटे तो उसको क्या कहते हैं? विखंडन। अब अगर 2 ही भाग में बटे तब बोलते हैं द्विखंडन, और 2 से अधिक भाग में बटे तब बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, जैसे कि द्विखंडन का अगर हम उदाहरण दें तो ये आपको हो जाएगा अमीबा, ठीक है, और हो जाएगा पैरामीशियम, अमीबा या पैरामीशियम। तो क्या हो जाएगा? विखंडन, वह विखंडन जिसमें, या विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करे, उसको द्विखंडन कहा जाता है, जैसे अमीबा एवं पैरामीशियम। बहुखंडन क्या है? तो यही है, इसमें बस 2 में विखंडित हो रहा है। अगर 2 से ज्यादा कोशिका बना दे तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। नाम सही है, बहुत खंडन, मतलब अगर 2 से ज्यादा उसके भाग बन जाए उसको क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। इसका और उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अगर आपको पता हो तो ये मलेरिया परजीवी है जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं? मलेरिया परजीवी। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम।
मलेरिया रोग कौन उत्पन्न करता है? प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है और ये बहुखंडन करता है, मतलब एक कोशिका विभाजित होगा और 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगा, इसको क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। और अगर 2 ही संतति कोशिका बनाएगा उसको क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि अगर कोई कोशिका या अगर कोई एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसको विखंडन कहते हैं। अगर 2 ही कोशिका का निर्माण करता है तो उसको द्विखंडन कहते हैं, और 2 से अधिक कोशिका का निर्माण करता है तो उसको बहुखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण अमीबा पैरामीशियम है, इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया परजीवी है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि जो जनक है, मान लो ये कोई जनक है, ठीक है, कोई जीव है, इसमें से छोटा सा एक प्रवर्ध निकलता है, छोटा सा एक उभार निकलता है जिसको कि बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं इसको? मुकुल। अंग्रेजी में बोलते हैं बड। धीरे धीरे क्या होता है, ये मुकुल बड़ा होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो ये मुकुल है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। धीरे धीरे मान लो कि और बड़ा होगा और कुछ समय बाद क्या होगा कि ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। जो संतति को जो जनक कोशिका था उससे अलग हो गया और ये एक अलग जीव में विकसित हो गया। ये अलग रह गया और ये अलग जीव में विकसित हो गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन। तो मुकुलन क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन की। कौन सा जनन है ये? अलैंगिक। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जनक के शरीर से एक छोटा सा प्रवर्ध निकलता है, उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होता है, अंततः अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लो। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जनक के शरीर से छोटा सा प्रवर्ध निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है तथा बड़ा होने के बाद धीरे धीरे अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किसमें होता है तो याद रखना है, मुकुलन का जो उदाहरण है आपको हम ये बता देते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा सा प्रवर्ध निकलता है इसको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुलन का उदाहरण जो है आपको हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट लिखे, यह है यह ईस्ट। और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है। ठीक है, मान लो पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन होता है, तो ऑप्शन में या तो ईस्ट रहेगा या हाइड्रा। और में भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही पढ़ना है, 2 ही पढ़ो, पहले ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है, मतलब जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ो। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा इनमें मुकुलन होता है। मुकुलन क्या है? जनक के शरीर से छोटा सा उभार निकला जो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। उस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे छोटा सा उभार निकला हुआ था इसको मुकुल कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट और हाइड्रा। नेक्स्ट आया आपको खंडन। ठीक है, खंडन बहुत बेसिक चीज है कि मान लो एक जनक का शरीर है, ये अलग अलग भागों में खंडित हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर कोशिका का विभाजन हुआ है इसलिए विखंडन, और ये खंडन है, यहाँ पर ये अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा। तो मान लो बटा, तो ये एक भाग हुआ, ये एक भाग हुआ और ये एक भाग हुआ। अब ये भी अपना खोया हुआ भाग प्राप्त कर लेगा कोशिका विभाजन करके। जिस तरह मान लो किस तरह से, हालांकि ये सही उदाहरण नहीं है लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं। किस तरह से जो छिपकली होती है जो उसका पूंछ कट जाता है दोबारा प्राप्त कर लेती है अपने पूंछ, उस तरह से ये अपने पूरा शरीर, मान लो इंसान है, हाथ काट दें तो हाथ पूरा शरीर प्राप्त कर ले, सर काट दें तो सर पूरा शरीर प्राप्त कर ले, धड़ अपना अलग पूरा जो भी हाथ और सर खोया हुआ है वो फिर से उसका विभाजन करके प्राप्त कर ले। तो ऐसा अगर प्रक्रिया हो इसको क्या कहते हैं? खंडन। क्या ये इंसानों में देखने को मिल सकता है कभी? मतलब नहीं होता है। उसी हम लोग बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन जो है ये इंसानों में तो नहीं होता है। ठीक है, तो खंडन में क्या है कि कोई जीव अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, तो हर एक भाग एक अपना खोए हुए भाग को उसका विभाजन से प्राप्त कर लेते हैं। उस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। कैसे बोलेंगे? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अलग अलग भागों में बढ़ जाता है तथा हर एक भाग अपने खोए हुए भाग को प्राप्त कर लेता है उसका विभाजन के द्वारा, उस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा आपको स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश।
और हो जाएगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, और हो जाएगा फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि। तो ये आपको उदाहरण हो जाएगा खंडन का। फिर आया बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में क्या होता है कि जो एक जनक है उसमें कुछ थैली जैसा संरचना पाया जाता है, थैली के जैसा, जिसको बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं इसको? बीजाणुधानी। अंग्रेजी में बोलते हैं एस्पोरेंजिया, एस्पोरेंजिया, ठीक है। जनक के शरीर में कुछ थैली जैसा संरचना निर्माण होता है जिसके अंदर अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो अगुणित मान लीजिए थैली संरचना हो गया, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? अगुणित कोशिकाओं का ऐसे निर्माण हुआ। बाद में क्या होगा? ये थैली फट जाएगा और जो अगुणित कोशिकाएं हैं चारों तरफ फैल जाएंगी, और हर एक जो ये अगुणित कोशिका है ये एक नया जीव में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बीजाणु निर्माण। और ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं इन्हीं को बोलते हैं बीजाणु। इन्हीं को क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं या स्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो बीजाणु क्या है? बीजाणु एक अगुणित अलैंगिक संरचना है जिसका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, जो बीजाणुधानी के फटने के बाद चारों तरफ फैल जाता है और हर एक बीजाणु एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बीजाणु निर्माण कहते हैं। अब देखो, जैसे कि इसका कुछ उदाहरण आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है, जिससे कि एंटीबायोटिक बनता है, पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो इसी कवक से बना था, पेनिसिलियम से। तो पेनिसिलियम में जो है जो बीजाणु होता है उसका नाम है कोनिडिया। क्या नाम है इसका? कोनिडिया। याद रखना है। आता है कि पेनिसिलियम के बीजाणु को क्या कहते हैं। ये आ सकता है कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किससे होता है? तो कोनिडिया से होता है। कोनिडिया क्या है? कुछ नहीं है, बीजाणु है। बीजाणु क्या है? तो बीजाणु जो होता है ये अलैंगिक अगुणित द्विगुणित नहीं, अगुणित संरचना है जिसका निर्माण बीजाणुधानी में होता है, जो आगे चल के पूरा जीव बन जाता है, उसी को बीजाणु कहते हैं। तो पेनिसिलियम में कौन होता है? कोनिडिया। वैसे ही क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक शैवाल है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। तो जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें जो बीजाणु है उसका नाम है जूस्पोर। क्या नाम है उसका? जूस्पोर। हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु, चल बीजाणु, बीजाणु चल बीजाणु। जो बीजाणु चल सकता है उसी को बोलते हैं जूस्पोर, चल बीजाणु। हर एक बीजाणु चल नहीं सकता है। कुछ जो बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी मदद से वो गति कर सकते हैं, चलन कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं चल बीजाणु। कोनिडिया में नहीं होता है, तो कोनिडिया जो है चल बीजाणु नहीं है। जब जो क्लेमाइडो ये अचल बीजाणु है, नन मोटाइल स्पोर है, नन मोटाइल, मोटाइल मतलब गतिशील। तो ये नन मोटाइल है, ये गतिशील नहीं है। और ये कैसा है? चल बीजाणु है, मोटाइल है, गतिशील है। इट क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? इनका जो स्पोर होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इनका जो स्पोर होता है, इनका जो बीजाणु होता है उसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए वो गति कर सकते हैं, ठीक है। तो बीजाणु क्या है? अगुणित अलैंगिक संरचना है जिसका निर्माण होता है बीजाणुधानी में। कुछ बीजाणु चल सकते हैं, उन्हें कहते हैं चल बीजाणु, जूस्पोर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। कुछ नहीं चल सकते हैं, उसका बहुत उदाहरण है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो पेनिसिलियम, कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया जो है वो बीजाणु है जो नहीं चल सकता है, इसमें पाया जाता है तो पेनिसिलियम में। पूछा जाए कि बीजाणु क्यों चल पाता है कुछ, तो कुछ बीजाणु में फ्लैजिला पाया जाता है जैसे कि चल बीजाणु में, और जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है वहीं चल पाते हैं। तो ये सारा बात हुआ अलैंगिक जनन। 2 बच गया, उत्तक संवर्धन और कायिक प्रवर्धन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको परिभाषा तो हम सब बोल ही चुके हैं, तो बेहतर अगर आपने इसको लिख लेना, ठीक है, तो इसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो है अगले क्लास में बात करेंगे उत्तक संवर्धन के बारे में और कायिक प्रवर्धन के बारे में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ना हो तो लिख लेना, उदाहरण से काम बता ही दिए हैं वो लिख लेना, और अगर संभव हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, और नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, इसको बस एक बार लिख लेना और पढ़ लेना। बाकी कुछ दिन में नोट्स जो है आपको
पूछना, नोट्स दे दिए हैं वो लोग जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएगा, ऑफिस से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक बार पूछ लेना। ठीक है, ताकि नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तक संवर्धन, कायिक प्रवर्धन, उसके बाद अलैंगिक जनन खत्म हो जाएगा, तब शुरू होगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, याद करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। ठीक है, खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।